हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम है ना एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का सम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो है मार्च 2014 में जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन पूछा गया था तो उसी को हम सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करके मैं दे दूं कि रिवीजन लेक्चर में ये फर्स्ट क्वेश्चन है एनपीओ को लेकर। तो फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो आपको एग्जाम में क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया रहेगा। तो यहाँ पर है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमरावती का है ना ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2012 का। एंड है ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिए हुए हैं, सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से हमको कैसे यहाँ पर क्या प्रिपेयर करने बोला, एक तो ये हम सबसे पहले देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको जैसे प्रिपेयर करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट होता है एंड ये जस्ट लाइक हम जो अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी तरीके से ये भी है ना बनता है। खाली इसमें क्या डिफरेंस होता है, हम है ना एक्सपेंडिचर एंड इनकम वर्ड यूज करते हैं। तो ये हमको बनाना है एंड इसी के साथ में फिर यहाँ पर हमको बैलेंस शीट एज ऑन डेट भी बनाना है कि भाई मतलब 31 मार्च 2012 की बैलेंस शीट भी हमको बनानी है विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए इसके बेसिस पे। तो यहाँ पर आपको कैसे फाइंड आउट करना होगा कि कौन से आइटम्स कहाँ जाने वाले हैं। तो यहाँ पर रिसिप्ट्स के अंदर जो आइटम दिया है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया होता है कैश का वो हमें नहीं लेना है, तो इसको आपको कैंसिल कर देना है। टू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे ये जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 36,500 का सब्सक्रिप्शन दिया है तो ये आपको इनकम साइड में लिखना होगा। बाय सब्सक्रिप्शन कर हम इसको इनकम साइड में लिखेंगे एंड इस अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि देखो इसमें इंक्लूडिंग ₹2,500 फॉर 2010 एंड 11। तो 2010 और 11 का है ना 2,500 इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो ये हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये लास्ट ईयर का है 2010-11 मतलब लास्ट ईयर, क्योंकि इस साल का करंट ईयर का तो क्या होता है 2011-12 हम रीड करेंगे क्योंकि ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का जो इन्फो हमको मिला है वो 2012 का है, मतलब 2011-12 का रिसिप्शन पेमेंट है। तो 2010-11 मतलब प्रीवियस ईयर का हो गया, तो वो हमको सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना होगा। एंड यहाँ पे ये जो टू सेल ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है तो ये हमको है ना इसकी जो बुक वैल्यू यहाँ पर दी है नीचे बुक वैल्यू ब्रैकेट में कि बुक वैल्यू ऑफ ₹18,000। तो ये 18,000 हमको है ना फर्नीचर में से माइनस करना होगा। सोल्ड करके एसेट्स में हम फर्नीचर लिखेंगे उसमें से हमको माइनस करना होगा 18,000। एंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बुक वैल्यू 18,000 लेकिन बिका कितने में, तो 12,000 में बिका, तो लॉस हुआ। तो ये जो डिफरेंस होता है इन सब के मैं डिटेल में आपको है ना वर्किंग नोट दिखाने वाली हूँ कि 18,000 माइनस 12,000 करेंगे तो 6,000 का जो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है वो हमको एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखना होगा 6,000। एंड यहाँ पे टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन जो है बिल्डिंग फंड के लिए जो डोनेशन मिला है तो मतलब ये बिल्डिंग फंड के लिए मिला है तो इसको हमको है ना ऐड करना होगा बिल्डिंग फंड में, जो कि हमें ना लायबिलिटीज के अंडर में आता है। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमको दिया होगा। एक बात आपको याद रखनी है, या तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट दी होती है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, नहीं तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो अमाउंट दिए होते हैं आपको उनके बेसिस पे हमें ना ओपनिंग बैलेंसेस सेट करते हैं नई बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट के लिए। तो यहाँ पर नीचे ना बिल्डिंग फंड दिया हुआ है हमको, यहाँ पर ये बिल्डिंग फंड का अमाउंट दिया है तो इस बिल्डिंग फंड में जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है वो हमको ऐड करना होगा और ये बिल्डिंग फंड जाता है लायबिलिटी साइड में। देन यहाँ पर देखिए एडमिशन फीस दिया है और आपको ब्रैकेट में बोला कि रेवेन्यू है, तो ये रेवेन्यू है मतलब ये आपको इनकम के अंडर में इसको है ना रिकॉर्ड करना होगा 5,050 का जो ये एडमिशन फीस दिया हुआ है। देन पेमेंट्स के यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जाएगा एक्सपेंडिचर्स में, रिपेयर्स जाएगा एक्सपेंडिचर में, रेंट जाएगा एक्सपेंडिचर में। ये बुक्स का जो पेमेंट्स किया है तो बुक्स क्या है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो ये बुक्स है ना इनके लाइब्रेरी में ये रखने के लिए बुक्स है तो इनको हम एसेट्स करके कंसीडर करने वाले। ये एसेट्स के अंडर में हम है ना बुक्स को यहाँ पर बुक्स को एसेट्स में लेकर जाएंगे 20,000 की बुक्स। एंड ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है ये जाएगा एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टमेंट जाएगा एसेट्स के अंडर में।
इन्वेस्टमेंट को हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे, इंश्योरेंस है ना एक्सपेंडिचर के अंडर में आने वाला है। और यहाँ पे देखिए जो कैरीड डाउन का बैलेंस दिया हुआ है ना, कैश एट बैंक कैरीड डाउन, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये हमको बैलेंस शीट में है ना एसेट्स के अंडर में दिखाना होगा। कैश एट बैंक कर 11,260। ये जो ओपनिंग में जो स्टार्टिंग में दिखाई देता है वो हम कभी भी नहीं लेंगे। जो यहाँ पर एंड में हमको कैरीड डाउन के साथ दिखाई देगा जो अमाउंट कैश एट बैंक का या कैश बैलेंस, तो वो हमको है ना एसेट्स के अंडर में लिखना होता है। तो ये आपको ये चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पर देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर है ना 1 अप्रैल 2011 का दिया है आउटस्टैंडिंग इन सब्सक्रिप्शन एंड 31 मार्च 2012 का दिया हुआ है। तो मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ये ओपनिंग है, ये लास्ट ईयर का, मतलब ओपनिंग भी नहीं बोल सकते, ये लास्ट ईयर का हुआ। एंड ये 31 मार्च 2012 वाला करंट ईयर का हुआ। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो तो हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन में, और लास्ट ईयर का 3000 दिया है तो ये पूरा का पूरा हमको माइनस करना होगा। कि ये पूरा हम माइनस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन दी है कि इंक्लूडिंग ₹2500 फॉर 2010 एंड 11, 2010-11 का इसमें 2500 ही इंक्लूडेड है ओनली। तो ये जो है ना 3000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो 3000 माइनस 2500 करेंगे तो 500 का डिफरेंस अभी भी है, मतलब प्रीवियस ईयर का अभी भी 500 है ना रिसीव नहीं हुआ है। तो ये जो 500 है वो बैलेंस शीट में है ना एसेट्स के अंडर में जाने वाला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का कर, और ये वाला 5000 भी लास्ट ईयर का करंट ईयर का करके 5000 हम है ना और एसेट्स के अंडर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखने वाले हैं। देन इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया है फर्नीचर, तो फर्नीचर का जो ओपनिंग दिया हुआ है हमको अमाउंट, ये ओपनिंग हो गया यहाँ पर मतलब लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये है ना 32,000 हम बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। और इसमें से हमको 18,000, यहाँ पे ये जो 18,000 दिया है ये माइनस करना होगा 18,000, एंड ये जो 12,600 है ये क्लोजिंग है, तो इसको हम आउटर कॉलम में रखेंगे। और जो डिफरेंस आने वाला है 32,000 माइनस 18 करने के बाद जो डिफरेंस रहेगा उसको हमको एज अ डेप्रिसिएशन, हमको इसका मैं एडजस्टमेंट आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके से आपको करना है। एज अ डेप्रिसिएशन हमको रिकॉर्ड करना होगा, फिर उस डेप्रिसिएशन को हमको एक्सपेंडिचर्स के अंडर में दिखाना होगा। तो प्रोसीजर लंबा है, लेकिन है ना ये प्रैक्टिस से है ना सम बहुत ईजी लगता है, ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ये जो बिल्डिंग फंड दिया ये लायबिलिटीज के अंडर में इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि कोई भी सरप्लस या कोई भी डेफिसिट होगा तो वो हमें ऐड करना होगा। देन कैपिटल फंड हम है ना क्या करेंगे, कैपिटल फंड हम इनर कॉलम में है ना लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग फंड में तो हमको ऐड करना है जो एडिशनल जो नया बिल्डिंग फंड का डोनेशन है वो ऐड करेंगे। कैपिटल फंड में हमको सरप्लस है डेफिसिट है वो ऐड करना होगा, इसके लिए इनर कॉलम में लिखेंगे 1,51,960 को। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है 2,75,000 का दिया हुआ है, ये तो ये आपका ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, तो इसको एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। और फिर यहाँ पर ये जो रिसिप्ट्स के अंडर में यहाँ पेमेंट्स के अंडर में इन्वेस्टमेंट के लिए जो पेमेंट किया 40,000 का, ये वाला है ना इसी के अंडर में हमें ना इन्वेस्टमेंट्स में हम ऐड करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये हम लोगों को करना होगा। तो इसको कैसे स्टेप्स आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये रिवीजन का फर्स्ट ये है ना एनपीओ का फर्स्ट रिवीजन लेक्चर है, तो इसमें है ना हमको रूल्स अंडर अकाउंटिंग, कौन से रूल्स अंडर अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको एक बात याद रखना है, जो भी रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में, जो भी रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स दिखाई देते हैं, तो उसमें से जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंडर में आते हैं। जितने भी नॉमिनल कैटेगरी के अकाउंट्स है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंडर में आएंगे, एंड रियल एंड पर्सनल है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में दिया होगा वो रियल है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। देन सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो जो भी पास्ट मतलब प्रीवियस और प्रेजेंट करंट ईयर का एंड फ्यूचर का जो भी रहेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अंडर में जो भी रहेगा, एडवांस फ्यूचर मतलब एडवांस में कोई पेमेंट किया है, एडवांस में रिसीव किया, उससे रिलेटेड होगा। तो हमको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मतलब आउटर कॉलम में जो अमाउंट आएगा वो प्रेजेंट का ही आने वाला है, करंट ईयर का ही आने वाला है। पास्ट एंड फ्यूचर जो भी है वो है ना बैलेंस शीट में हमको शो करना होता है, बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर रेवेन्यू कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू को लेकर है। तो
अभी यहाँ पर रेवेन्यू, जितनी भी रेवेन्यू है उन्हें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखाते हैं, एंड जो कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू है उसको बैलेंस शीट के अंडर में हमको दिखाना होता है। देन ऑल डेबिट बैलेंसेस, जितने भी डेबिट बैलेंसेस है रिसिप्ट एंड पेमेंट के, जो डेबिट बैलेंसेस है उनको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्यों क्रेडिट साइड में दिखाते हैं? क्योंकि जो है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो डेबिट बैलेंस है वो मतलब है ना एक तरीके से बेनिफिट हुआ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है, हम उल्टा एक्सपेंडिचर को पहले लिखते हैं और इनकम को बाद में लिखते हैं। मतलब एक्सपेंडिचर को हम है ना डेबिट साइड में लिखते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंडिचर आएगा एंड राइट हैंड साइड में आपका इनकम आएगा, इसीलिए क्रॉस में जाता है रिसिप्ट, क्योंकि रिसिप्ट मतलब इनकम, तो हमको है ना इनकम रिसिप्ट जितनी भी है वो इनकम के अंडर में लिखनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम के अंडर में लिखनी है। एंड जो मतलब जितना भी यहाँ पे है ना ये जो डेबिट बैलेंस होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का, तो वो बैलेंस शीट एंड लायबिलिटी के साइड में, वो मतलब यहाँ पर लायबिलिटीज एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के साइड में जाएगा, वो सब लायबिलिटीज के साइड में जाएंगे। नाउ आगे मूव करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मतलब वो हमारी जवाबदारी हो गई, वो जिम्मेदारी हो गई भाई, लायबिलिटीज हो गई, क्योंकि ये है ना रीपेमेंट का केस हो जाता है। नाउ ऑल द क्रेडिट बैलेंसेस, जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो भी क्रेडिट बैलेंसेस होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाता है। डेबिट साइड मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर, तो मतलब है ना, और पेमेंट साइड है ना वो क्रेडिट साइड में दिखाई देता है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में हम पेमेंट के सारे बैलेंसेस को दिखाते हैं। वो तो आप सम करोगे तो और ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, और आप कर भी रहे हो, पहले भी किए हो आपने एनपीओ के सम्स। ना बैलेंस शीट और जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के, वो बैलेंस शीट में एसेट्स के साइड में जाएंगे। तो इस तरीके से तो ये हुआ कि भाई कौन सा रूल होता है एनपीओ के लिए। नाउ आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो यहाँ पर स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द गिवन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। दिए हुए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप कैसे प्रिपेयर करोगे और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया होगा एंड प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट दी होगी। अगर वो नहीं दिया तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको अमाउंट्स के ओपनिंग वगैरह के अमाउंट्स दिए होंगे। तो यहाँ पर है ना पहला स्टेप जो आपको कंसिडर करना है वो है कि जो रिसिप्ट साइड होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का जो रिसिप्ट साइड होता है, अकाउंट होता है एंड डू एज गिवन बिलो, तो उसको किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट देना है। तो टेक ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन एसेट साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मतलब जो ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो हमको है ना जो कैश एंड बैंक है वो एसेट साइड में हमको लेना है। देन अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो कभी कभी हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। क्यों बनानी पड़ती है? क्योंकि हमको कैपिटल फंड फाइंड आउट करना होता है, तब इस क्वेश्चन में नहीं है हमारे पास। देन शो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, हमको रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्रेजेंट करनी होती है करंट ईयर की ऑन इनकम साइड। इनकम साइड में करंट ईयर की जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है उसको हम इनकम साइड में दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। देन शो कैपिटल रिसिप्ट, जितने भी कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं करंट ईयर के उनको हमें ना लायबिलिटी साइड, उसको हम लायबिलिटी साइड प्रेजेंट करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ये याद रखना है कि क्लोजिंग जो हमें ना करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं उसके लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिसिप्ट्स हमको प्रेजेंट करनी होती है। देन इन केस अगर मान लीजिए देयर इज अ सेल ऑफ एसेट, अगर कोई एसेट सेल हो रहा है तो हमको डिडक्ट करना होता है बुक वैल्यू में से जो रेस्पेक्टिव जिसकी सेलिंग प्राइस है एसेट की वो माइनस करनी होती है। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर में हमको ये इफेक्ट दिखाना होता है। एंड अगर कोई प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है तो फिर उसको हमको है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है। तो ये वाला चीज हमारे सम में आया है जो हमने क्वेश्चन अभी जस्ट रीड किया है। देन आपको क्या करना होता है, रिकॉर्ड द रिसिप्ट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स, पिछले साल के जो रिकॉर्ड्स है वो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के जो आउटस्टैंडिंग है ऑन एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, हमको है ना ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में उनको आउटस्टैंडिंग्स को दिखाना होता है प्रीवियस ईयर के जो होते हैं। देन यहाँ पर रिकॉर्ड द रिसिप्ट्स रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो भी लायबिलिटी साइड में हमको दिखाना होता है, जो भी रिसिप्ट्स होती है उसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है इसलिए उसको लायबिलिटी साइड में हमको दिखाना होता है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट मूव करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंसिडर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि कंसिडर द पेमेंट साइड। फिर आप पेमेंट साइड को है ना स्टडी करोगे कि पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
डू एज गिवन बिलो, तो आपको कैसे ट्रीटमेंट देना है, तो टेक एनी ओपनिंग, जो भी ओपनिंग ओवरड्राफ्ट होगा और लायबिलिटी साइड में जो भी ओपनिंग ओवरड्राफ्ट दिखाई देगा तो वो मतलब जो भी ओपनिंग ओवरड्राफ्ट दिखाई देगा उसको हमको लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमको प्रेजेंट करना होगा। एंड देन राइट रेवेन्यू पेमेंट्स, जितने भी रेवेन्यू पेमेंट्स है करंट ईयर के, उनको हमको है ना एक्सपेंडिचर्स के अंडर में दिखाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। एंड जितने भी कैपिटल पेमेंट्स है उनको हमको रिकॉर्ड करना होगा, बिकॉज वो है ना परचेज को लेकर होते हैं, एसेट्स परचेज किया है तो इसलिए हमने उसे एसेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमको दिखाना होगा। और अगर पहले से ही अगर वो एसेट है अवेलेबल तो उसमें हमको एडिशन करना होगा, ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट में करने वाले हैं, जो पर्टिकुलर सम हमने अभी जस्ट रीड किया। देन शो पेमेंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो भी पेमेंट है वो आउटस्टैंडिंग कर लायबिलिटीज में हमको है ना ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना होगा। प्रीवियस ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कर हमको है ना ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना होगा। एंड एनी पेमेंट, अगर कोई भी पेमेंट है रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर को लेकर है तो उसको हम है ना प्रेजेंट करेंगे एसेट्स में, एसेट्स के अंडर में, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स के अंडर में हम दिखाएंगे एडवांस का जो भी पेमेंट किया हुआ है वो। देन कंसिडर द क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस जो भी है वो हम लेते हैं और उसको हम एसेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में, मतलब करंट ईयर की जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसके एसेट साइड में हम दिखाते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप सी में क्या करेंगे, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द डिफरेंस इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ी तो हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और हम कैपिटल फंड को कंसिडर करेंगे टू गेट द कैपिटल फंड। हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं लेकिन इस सब में हमको नहीं बनाना है। देन इट शुड बी रिटर्न ऑन द लायबिलिटी साइड। एक बार कैपिटल फंड मिल गया तो उसको लायबिलिटी साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमको लिखना होता है। देन स्टेप डी, बैलेंस द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका बैलेंस हमको बैलेंस करना है, उसको मतलब फिगर फाइंड आउट करना है कि भाई डेफिसिट अराइज हो रहा है कि सरप्लस। अगर सरप्लस अराइज हो रहा है तो हमको कैपिटल फंड में ऐड करना होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट की, और अगर डेफिसिट अराइज हो रहा है तो हमको है ना डिडक्ट करना होता है, माइनस करना होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड से। तो इस तरीके से ये सब कंप्लीट होने के बाद में हमको फिर टोटल अप करना होता है बैलेंस शीट का। बाद में लास्ट में हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं तो बैलेंस शीट हमारी टैली होनी चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स हमको है ना फॉलो करने हैं। तो ये ना इन शॉर्ट मैंने आप लोगों के लिए स्टेप्स कलेक्ट किए ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स है ना आप क्विकली है ना प्रैक्टिस भी कर सको। जब भी आपको रीड आउट करना है तो आप नोट डाउन करके रख सको और रीड आउट कर सको इन पॉइंट्स को। तो अभी है ना मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है सम को लेकर। तो ये जो सम है हम सॉल्व करने वाले हैं तो उसको आपको है ना पहले ध्यान से सुनना है और फिर आपको खुद से इसको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट जो ओपनिंग में डाला हुआ है रिसिप्ट्स की, यहाँ पर ये वाला जो बैलेंस है वो हमको नहीं लेना है, कैश एट बैंक वाला। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जो सब्सक्रिप्शन है उसको हमको है ना इनकम के अंडर में आई लिख देंगे, इनकम के अंडर लेके जाना है। ये इसका एडजस्टमेंट है। देन ये जो सेल ऑफ फर्नीचर है ये एसेट्स में जाकर माइनस होने वाला है। एंड यहाँ पे ये जो 18,000 और 12,000 का डिफरेंस है वो 6,000 का जो है लॉस है। तो ये लॉस हमको है ना लॉस ऑन सेल ये दिखाना होगा हमें एक्सपेंडिचर्स के अंडर में। एंड यहाँ पर ये जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दिया है तो ये जो ओपनिंग यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ तो इसमें मतलब ये एक एडजस्टमेंट आना है। और फिर यहाँ पर एडमिशन फीस ये तो इनकम के अंडर में जाना ही है, इनकम के अंडर में इसको दिखाना है, इसको लायबिलिटीज में लेकर जाना है। तो इनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है ना इनकम साइड में हम बाय सब्सक्रिप्शन लिख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मेट रेडी रखा है इसी तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है कि आपका एक्सपेंडिचर है वो डेबिट साइड में आएगा, ये जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। एंड क्रेडिट साइड में इनकम आएगा, क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पर हम बाय सब्सक्रिप्शन कर लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। और जो यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है हमको 36,500, तो ये अमाउंट हमको ले लेना है और यहाँ पर इनसाइड में ही हम यहाँ पर 36,500 लिख लेंगे। और इसमें से हमको ये जो है ना इंक्लूडिंग लास्ट ईयर का है ये 2010-11 का, ये हमको लेस करके दिखा देना है। तो लेस यहाँ पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का हमको माइनस करना है इसका मतलब, तो 2,500 जो दिया है।
इसके साथ अभी इसको लेकर आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये जो 2500 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये है ना लास्ट ईयर का है, तो यहाँ पर भी हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 3000 दिखाई दे रहा है। तो ये जो 2500 एंड 3000 का जो बीच का जो डिफरेंस है वो हमको है ना आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कर बैलेंस शीट में फिर से दिखाना होगा। तो यहाँ पर हमको आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये एक आपने एडजस्टमेंट ले लिया एक तरीके से, तो उसको तुरंत उसको क्लियर करना है हमको। तो यहाँ पर हमें ना 2-3 लाइंस हम लीव कर यहाँ पर, क्योंकि आउटस्टैंडिंग को सबसे पहले नहीं लिखते हैं, लिखने में कोई इशू नहीं है फिर भी। तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कर हेडिंग देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट ईयर का जो अमाउंट है वो है ना 500 बचना है। तो कैसे बच रहा है, क्योंकि 2500 तो ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है करंट ईयर के उसमें, राइट, करंट ईयर में इंक्लूडेड है। तो जो डिफरेंस है यहाँ पे ये ओपनिंग, ये सारा जो है ओपनिंग है लास्ट ईयर का है, जिसको बोल सकते हो आप लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर के बैलेंसेस है, एंड ये क्लोजिंग है जो कि है ना करंट ईयर के बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं करंट ईयर के लिए हम यूज करेंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे इसको डिफरेंस हमको लेना है सब्सक्रिप्शन का, जो है वो 500 रुपया हमको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग करके लास्ट ईयर का हमको लिख लेना। तो हम इनसाइड में लिख लेते हैं। और ये जो सब्सक्रिप्शन की ही यहाँ पे एडजस्टमेंट है करंट ईयर को लेकर, तो ये करंट ईयर को लेकर, क्योंकि सब्सक्रिप्शन को हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये सब्सक्रिप्शन को करंट ईयर को लेकर 5000 है, तो ये तो हमको करंट ईयर में ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, तो इस तरीके से भी आप लेके जा सकते हो, और अगर आपने कोई अदर फॉर्मेट सीखा है तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप मूव कर सकते हो क्वेश्चन में, देयर इज नो इशू। तो यहाँ पर है ना आपका जो अमाउंट आएगा वो 34,000 आ जाएगा माइनस करने पे, एंड इसमें हम ऐड करेंगे करंट ईयर का, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर का है, ये प्रेजेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जो कि है ना 5000 यहाँ पर 31 मार्च 2012 को दिखाई दे रहा है। तो उसको हमें ऐड करना है। तो करंट ईयर से रिलेटेड जो सब्सक्रिप्शन है वो ऐड कर दो, एंड प्रीवियस ईयर का रिलेटेड सब्सक्रिप्शन अगर इंक्लूड है तो उसको आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 35,000 प्लस 5,000 किया तो 39,000 यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन का क्लियर कर दिया हमने पूरा। अभी हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर को लेकर। तो ये जो सेल ऑफ फर्नीचर है, तो जैसे मैंने आपसे कहा ये जो डिफरेंस है ये 6,000 का लॉस, ये जो डिफरेंस है ये हमको लॉस करके हमको रिकॉर्ड करना होगा यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स के अंडर में। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। तो यहाँ पे ये 12,000 जो है ये हमको कहीं पर 12,000 कहीं पे भी हमको दिखाना नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से हमको है ना लॉस का डिफरेंस पता चल रहा है कि भाई लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे लॉस हुआ है हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो 12,000 है ना ऑलरेडी यहाँ पे कैश में एडजस्ट हुआ है, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को लेकर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुआ है। तो ये 12,000 का इफेक्ट हमको कहीं नहीं दिखाना है, लेकिन 18,000 माइनस 12,000 कितना होता है 6,000। तो ये 6,000 का हमको इफेक्ट है ना दिखाना है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कर। एंड दूसरा ये जो बुक वैल्यू होती है वो हम फर्नीचर से माइनस करेंगे। तो फर्नीचर जो एसेट्स में आने वाला है, तो यहाँ पर है ना एसेट्स में हमें ना टॉप में यहाँ पे फर्नीचर लिख लेती हूँ मैं, फर्नीचर। तो यहाँ से क्या माइनस होने वाला है फर्नीचर से, तो माइनस सेल, अपने हम जो सेल करेंगे माइनस सोल्ड फर्नीचर। तो सोल्ड कितना है, तो 18,000 का सोल्ड है, तो 18,000 हमको यहाँ पर इस तरीके से दिखाना है 18,000। एंड फिर जैसे मैंने आपसे कहा ये डिफरेंस 6,000 का ये हमको एक्सपेंडिचर्स के अंडर में यहाँ पर हम 2-3 लाइन तो लीव कर देते हैं, नहीं किया तो भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी अगर आपने टॉप में भी लिख दिया टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर को सेल करने पर आपको लॉस होता है, सेल ऑफ फर्नीचर कर हम लिखेंगे। एंड जो अमाउंट है 6,000 का, जो डिफरेंस जैसे मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर 18,000 और 12,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो 6,000 हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड या तो क्या करने का, कभी भी पहले ओपनिंग बैलेंस है उसको, ये जो बैलेंसेस है उनको लिख लेने का।
लेकिन आपको यहाँ पे सेट करके ही एडजस्ट करके ही करना पड़ेगा। सबसे टॉप में तो पहले कैपिटल फंड आने वाला है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ओपनिंग वाले बैलेंसेस लिख लेते हैं। कैपिटल फंड आने वाला है तो 1,51,960 का कैपिटल फंड। उसमें जो सरप्लस या डेफिसिट अगर जो आएगा तो उसके लिए 1 लाइन हमको लीव कर देना है, तो यहाँ पे हमने लाइन लीव कर दिया है। एंड उसके बाद हम जाएंगे बिल्डिंग फंड पे, तो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग फंड है लिख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले कैपिटल फंड लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। बिल्डिंग फंड का अमाउंट लिखेंगे, तो यहाँ पर अमाउंट दिया 1,45,000। ओपनिंग बैलेंस उसको लिख लो, बेटर है। फिर यहाँ पर जो ओपनिंग में फर्नीचर का दिया, तो यहाँ पर फर्नीचर को लिख लेंगे हम 32,000। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट्स दिया है तो इन्वेस्टमेंट भी लिख लेते हैं, तो सारे जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो हमारे लिख कर हो जाएंगे। तो बेटर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट पे भी यहाँ पर एक्चुअली एडजस्टमेंट है, हमने रीड किया तभी, इसलिए इसको भी इनर साइड में हम लिख लेंगे 2,75,000। 1 लाइन हम लीव करने वाले हैं। नाउ आ जाते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो 27,000 का बिल्डिंग फंड का डोनेशन है, तो ऐड करना होगा, ऐड डोनेशन। ये बिल्डिंग फंड स्पेसिफाई किया है, तो स्पेसिफाई किया है तो ये बिल्डिंग फंड में ही ऐड होगा 27,000। तो यहाँ पर इसको 27,000 को हमको ऐड कर देना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 0 0 5 + 7 12 का 2 कैरी ओवर 1 1 + 4 5 5 + 2 7 एंड 1, तो 1,72,000 1,72,000 लिख लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया, डोनेशन वगैरह हो गया। आएंगे एडमिशन फीस बोला है, तो ये है ना हमको इनकम के अंडर में लाना है, क्योंकि ये रेवेन्यू करके बोला है, इसीलिए यहाँ पर इनकम की यहाँ पर बाय एडमिशन फीस आउटर कॉलम में 5,050 लिख देंगे हम, 5,050। देन नेक्स्ट यहाँ पर पेमेंट्स के, यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रिपेयर्स, तो ये सब 1 बाय 1 हमको एक्सपेंडिचर्स के यहाँ पे नोट करना है। तभी तो बोलते हैं कि ये जो डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है, तो जो क्रेडिट साइड है पेमेंट का वो है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में आएगा, तो सारा क्रेडिट बैलेंसेस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा डेबिट साइड में, तो एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखना है ना हमको। तो यहाँ पर अब हम है ना लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,950। फिर टू रिपेयर्स 2,100। फिर टू रेंट 8,500। फिर यहाँ पे जो बुक्स आया है, तो ये बुक्स कहाँ पे आना चाहिए, तो ये एसेट्स में आएगा, तो इसको हमको एसेट्स में लिखना है। बैलेंस शीट के अंडर में हम एसेट्स में लिख देंगे बुक्स। $20,000 का एसेट्स के अंडर में लिखना है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। मुश्किल नहीं है करना, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2,000। फिर बाय इन्वेस्टमेंट्स आया, तो ये इन्वेस्टमेंट्स है, ये एसेट्स के अंडर में जाएगा 40,000। ये नया इन्वेस्टमेंट है, ये न्यू इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये न्यू इन्वेस्टमेंट है वो एसेट्स के अंडर में जाएगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स ऐड एडिशनल न्यू इन्वेस्टमेंट करके हम लिख देंगे यहाँ पर, इसको ऐड न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए INVEST डॉट करके लिख दो। 40,000 सम अप करेंगे, टोटल करेंगे तो 5
7 + 4 11, कैरी ओवर 1, तो 3,15,000। तो 3 लाख यहाँ पर ये जो है 3,15,000 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर है ना कितना हमको ये जो अमाउंट दिया है वो 2,75,000 दिया है। ये एरर है यहाँ पे हमको 2,50,000 लेना है। इट शुड बी 2,50,000। ये एरर है जरा सा, इसको आप करेक्शन कर लेना। आप जब भी स्क्रीनशॉट अगर आपने निकाला है तो आप ध्यान में रखिए कि 2,50,000 है। 2,50,000, ये 2,50,000 आएगा यहाँ पर। तो जो अमाउंट आने वाला है आपका आउटर कॉलम में वो 2,90,000 आएगा। जरा सा ड्राई हो जाता है फिर हम लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर इंश्योरेंस दिया है उसको एक्सपेंडिचर के अंडर में हम लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंश्योरेंस कर एक्सपेंडिचर के अंडर में 1,700। एंड ये जो कैश एट बैंक हमको दिया है ये क्लोजिंग बैलेंस, ये कैरी डाउन वाला अमाउंट होता है वो हमको लेना है, याद रखना है। एसेट्स के अंडर में, एसेट्स के अंडर में कैश एट बैंक कर 11,260 लिखेंगे हम। यहाँ पर एसेट्स के अंडर में कैश एट बैंक 11,260। यहाँ पर हमने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, ये जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 5,000 ये लिखा नहीं है, तो ये 5,000 करंट ईयर का, क्योंकि ये है ना करंट ईयर का हमने ऐड कर दिया, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ऐड कर दिया यहाँ पर इनकम में। लेकिन यहाँ पर है ना हमने एसेट्स में लिखा नहीं, क्योंकि इसमें एसेट्स में दिखाना पड़ेगा हमको इसका इफेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो मतलब अभी भी बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर का रिसीव नहीं हुआ है तो उसका इफेक्ट हमको दिखाना पड़ेगा। तो करंट ईयर का हमको 5,000 यहाँ पर दिखाना है। तो टोटल जो आउटर में जाएगा वो 5,500 जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट का मैंने आपसे कहा 2,50,000 है, वो 2,50,000 कर लेना, वो टाइपिंग एरर हो गया है। 2,50,000 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये 2,90,000 हो जाएगा। तो 2,90,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पर है सारे के सारे भी आपका यहाँ पर आ गया, अमाउंट्स हमने दिखा दिए हैं सारे। अब हमको ये जो है ना यहाँ पर फर्नीचर का क्लोजिंग, अब फर्नीचर का यहाँ पर 32,000 दिया हमने सोल्ड कर ये जो 18,000 का इफेक्ट है सोल्ड कर -18,000 दिखा दिया। -18,000 करेंगे तो 0 0 0 एंड 12 - 8 करेंगे तो 4 एंड 1, तो 14,000 आया। लेकिन ये जो है ना क्लोजिंग बैलेंस में, फर्नीचर के क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पर जो अमाउंट दिखाई दे रहा है वो 12,600 का अमाउंट है। तो ये 12,600 का यहाँ पे आउटर में है ना फर्नीचर का दिखना चाहिए। एंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का, क्योंकि 14,000 का फर्नीचर की बुक वैल्यू की वैल्यू अब है ना 12,600 है, तो ये जो डिफरेंस है ये डेप्रेसिएशन करके हमको रिकॉर्ड करना होगा। तो 14,000 में से 12,600 माइनस करेंगे और तो 1,400 का है ना ये जो डिक्रीज आया है उसको हम माइनस डेप्रेसिएशन कर लिखेंगे। हमको खुद से ये एडजस्ट करना है, अमाउंट देखना है इस तरीके से हमको। तो डेप्रेसिएशन करके, और इस डेप्रेसिएशन को हमें है ना यहाँ पर डेप्रेसिएशन को हमको दिखाना होगा, एक्सपेंडिचर्स में भी दिखाना होगा इसको। तो एक्सपेंडिचर की यहाँ पे हम टू डेप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर कर हम लिखेंगे टू डेप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर 1,400 हम लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये सारे जितने भी एडजस्ट करने थे, अमाउंट्स वगैरह लिखने थे, वो हमने लिख लिए। तो अब सबसे पहला हमको क्या करना है, सब पहले हम है ना क्लोज करेंगे किसको, ये सॉल्यूशन है 2014 के क्वेश्चन का, मार्च 2014 के 14 मार्च 2014 का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो है ना
बुक्स ऑफ चैम्बर है, इसमें ये जो एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट हमने बनाया तो इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई इसमें डेबिट साइड मोर है कि क्रेडिट साइड मोर है, मतलब इसमें ना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, ज़्यादा अमाउंट दिखाई दे रहे हैं तो इनको जरा पेंसिल से पहले इनके सम अप कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर्स के यहाँ पे अमाउंट्स दिख रहे हैं हमको काफ़ी, राइट, तो इनको टोटल कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं हम। तो यहाँ इसका टोटल होगा 0, 5, then 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, 15 plus 7 22, 22 plus 4 26। तो यहाँ पर 26 का 6 कैरी ओवर 2। वापस एक बार देख लेते हैं, 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, 15 plus 7 22, 24 2 plus 4 26 का 6 कैरी ओवर 2, तो 2 plus 6 8, 8 plus 6 14, 14 plus 2 16, 16 plus 8 हम करेंगे तो कितना होगा 24, 24 plus 2 26, 26 27 28, तो यहाँ पर हुआ 28,650, 28,650 यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ जो टोटल है हमारा, वो ये साइड का टोटल, जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो मोर है। देखो देखने पे पता चला है 39,000 प्लस 5,000 करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 44,050। तो ये जो टोटल है वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस आने का मतलब क्या है, 44,050 क्रेडिट बैलेंस आना मतलब सरप्लस, यहाँ पे सरप्लस वर्ड यूज करना है हमको, तो 44,050। अब देखिए 50 में से -50 किया तो 0, ठीक है। एंड यहाँ पर है ना हम बोलेंगे कि भी 1 यहाँ से आपने यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पे 1, 10 में से 6 माइनस किया तो 4, एंड 3 - 8 भी पॉसिबल तो नहीं है, तो यहाँ पर हुआ 3, ये 13, 13 - 8 किया तो कितना आ गया 5, एंड 3 - 2 किया तो 1, तो 15,400। ये जो 15,400 है ये क्रेडिट बैलेंस है और ये सरप्लस अमाउंट हुआ, तो ये क्या हुआ टू सरप्लस, यहाँ पे ये सरप्लस अमाउंट हो गया। तो इस सरप्लस को हमें अभी क्या करना होगा, तो जैसे कि जब सरप्लस होता है तो ऐड करो, और जब तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक्सेस ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, सरप्लस होता है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब सरप्लस, दैट इज सरप्लस। तो ये जो है 15,400 हमको कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल फंड है इसमें हम ऐड सरप्लस करेंगे, ऐड सरप्लस 15,400, एंड इनको समअप करेंगे तो 0 6 9 + 4 13 का 3 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2 + 5 7, and 5 + 1 6 and 1, तो 1,67,360। एंड ये जो बिल्डिंग फंड है वो 1,72,000। अब हमको क्या करना है, बैलेंस शीट को हमको टैली करना है। भाई बैलेंस शीट अगर आपकी टैली हो गई तो मतलब आपका सम सही है 99%। अगर ये टैली नहीं हुई तो मतलब कहाँ पे गड़बड़ है आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम टोटल करेंगे तो 0, जो क्रेडिट साइड में मतलब लायबिलिटी साइड में तो 0 6 3, फिर यहाँ पर 3 + 7 + 2 9, एंड 6 + 7 13 का 3 कैरी ओवर 1, 1 + 1 + 1 तो 3, तो 3,39,360। तो लेट्स चेक कि हमारा एसेट साइड में भी सेम टोटल आ रहा है क्या, तो उसके लिए भी आपको टोटल करके देखना होगा। तो यहाँ पर 0 6 एंड 6 + 5 11 11, और मान लीजिए इनकेस आपका एकदम टाइम एकदम खत्म हो रहा है, मिस पेपर मांग रही है आपसे, आपने ये टोटल कर लिया एकदम सही, तो फटाक से ये टोटल एटलीस्ट लिख कर छोड़ दो, भले ये आपने चेक नहीं किया है पर लिख दो, क्योंकि ये अगर आपके सारे अमाउंट सही है तो ऑब्वियसली ये टोटल है ना वो सही होने ही वाला है, राइट। तो इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर क्या होता है कि लास्ट में टैली का मार्क्स कट जाता है आपका। तो यहाँ पर 6 + 5 11 11 प्लस यहाँ पर 2 13, तो 13 का 3 कैरी ओवर हम करेंगे 1, 1 + 2 3, 3 + 5 कितना होगा 8, 8 8 8 8 + 1 9, तो
तो ये जरा सा यहाँ पे क्लोज में हो गया है, इसीलिए आपको ध्यान से कैलकुलेट करना है। फिर 1 + 9 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, तो 13 का 3 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2 प्लस यहाँ पर ये सॉरी ये 12 के यहाँ पे नहीं लेना है हमको, ये तो टेंस की वैल्यू है। तो ये जो 1 है यहाँ पर आएगा 1 + 2 कितना होगा लैक्स के यहाँ पे, तो 1 + 2 3, तो 3, तो 3,39,360। तो इस तरीके से आपको सम करना है और टैली हो गया मतलब करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। और है ना बोर्ड में है ना आपको ज़्यादा बड़े सम नहीं देते, ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो एरर होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चाहिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, एंड मोर प्रैक्टिस करनी। ये चैप्टर का ये जो है वो आपको कंपलसरी सम है, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं करोगे तो चलेगा, ये कंपलसरी में आने वाला है ये, एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एंड मोर प्रैक्टिस करते रहना है। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।